एक समय की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक छोटे से राज्य में एक दयालु राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था राजकुमारी आर्या। उसी राज्य के किनारे एक छोटा सा गांव था, सूखा पड़ा हुआ, बीमारियों से जूझता हुआ। उस गांव में रहता था एक आदमी, मनोज। पर मनोज गरीब होने से भी बड़ी मुसीबत में था। लोग उसे मनहूस मानते थे। गांव में जब भी कोई अनहोनी होती, लोग मनोज को दोष देते। फिर भी वह मेहनती और ईमानदार था। एक दिन पूरे गांव में बीमारी फैल गई। खेत सूख गए, पानी के कुएं भी खाली हो गए। लोग दुख और डर में जीने लगे। गांव में जब भी कोई अनहोनी होती, लोग मनोज को दोष देते। मेरा बैल, मेरा सहारा, सब खत्म हो गया। और सुबह मैंने किसे अपने खेत के पास देखा था? मनोज को, वही मनहूस। देखा, सुबह सुबह मनोज हमारे खेत के पास घूम रहा था और शाम तक बैल मर गया। जहां ये जाता है वहीं विपत्ति आती है। जहां ये जाता है वहीं विपत्ति आती है। ये मनहूस है, अपशकुन है, इसकी परछाई भी अशुभ है। भीड़ मनोज को घेर लेती है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस रास्ते से गुजर रहा था। किसी की मौत, किसी का नुकसान, क्या सच में मेरा होना ही कारण है? हाँ, तू मनहूस है। तू हमारे गांव की बदकिस्मती है। तू झूठ बोल रहा है। तू मनहूस है। गांव छोड़ दे। मनहूस, मनहूस, मनहूस। तेरे कारण हमारा गांव बर्बाद हो रहा है। अगर मेरा होना ही तुम्हारी विपत्ति है तो मैं चला जाता हूं। पर याद रखना, किसी इंसान को मनहूस कहने से तुम्हारा दुख कम नहीं होगा। कुछ महीनों बाद गांव पर भयानक संकट टूट पड़ा। पानी खत्म, अनाज खत्म, लोग मर रहे हैं। सूखा, बीमारी, भूख, मौत। लोग घबराए हुए थे। ये सब मनोज के श्राप का फल है। उसे हमने निकाला, पर उसकी मनहूसियत अभी भी गांव पर है। हाँ, हो ना हो, ये सब मनोज के श्राप का असर है। तभी किसी ने देखा, मनोज दूर खड़ा है, गांव को देख रहा है। देखो, फिर आ गया मनहूस। इसे भगाओ। मैं बदला लेने नहीं आया, मैं मदद करने आया हूं। मैं अपने गांव को मरते नहीं देख सकता। मनहूस मदद करेगा? जा यहां से। ये तेरा गांव नहीं, हमने तुझे निकाल दिया था। गांव मुझे निकाल सकता है, पर मेरा दिल गांव को नहीं निकाल सकता। अगर मैं सच में मनहूस हूं, तो सबसे पहले मुझे ही मर जाना चाहिए था। पर मैं अभी भी जिंदा हूं, क्योंकि शायद मेरा काम अभी बाकी है। लोग कुछ पल चुप हो गए। मैं राजकुमारी के पास जाऊंगा, चाहे तुम मुझे पत्थर मारो, पर मैं गांव को मरते नहीं देख सकता। अगर मेरे कदम अशुभ हैं, तो मैं वही कदम तुम्हारी मदद के लिए उठाऊंगा। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद मनोज महल पहुंचा। थका हुआ, धूल से भरा, लेकिन आंखों में उम्मीद लिए। अरे, ये कौन बदकिस्मत भिखारी आ गया? मैं भिखारी नहीं, मनहूस कहलाया हुआ इंसान हूं। पर आज अपने लिए नहीं, एक मरते हुए गांव के लिए आया हूं। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम कौन हो और इतनी दूर से क्यों आए हो? राजकुमारी, मैं आपके राज्य के आखिरी छोर के
एक छोटे से गांव से आया हूं। वहां लोग मर रहे हैं, बच्चे भूखे हैं, पानी नहीं है, बीमारी फैल रही है। हम गरीब हैं, इसलिए शायद हमारी आवाज आप तक कभी नहीं पहुंची। मैंने सुना है कि लोग तुम्हें मनहूस कहते हैं, फिर भी तुम उन्हीं के लिए आए हो। राजकुमारी, अगर कोई मुझे पत्थर मारे और मैं उसे पानी दे दूं, तो शायद एक दिन वह समझेगा कि मैं मनहूस नहीं हूं। राजकुमारी, जब किसी को पूरी दुनिया मनहूस कहती है, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वह सच में मनहूस बन जाए, या सबके लिए शुभ बनने की जिद कर ले। मैंने दूसरा रास्ता चुना। तुम्हारी आवाज अब मेरे दिल तक पहुंच चुकी है। तुम अकेले नहीं हो। जब तक मैं जीवित हूं, मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति भूखा या असहाय नहीं रहेगा। जिसे दुनिया मनहूस कहे और वो दुनिया के लिए रोए, वो मनहूस नहीं, सबसे शुभ इंसान होता है। क्या आप मुझसे डरती नहीं? नहीं, मुझे तुम में दुर्भाग्य नहीं, साहस दिखता है। मैंने सुना था आप दयालु हैं, पर आज देखा भी। राजकुमारी, अगर आप हमारे गांव आ जाएं, तो लोगों को भरोसा मिल जाएगा कि हम भुलाए नहीं गए। राजकुमारी फिर मंत्री से कहती हैं, तैयारियां करो। अनाज, दवा, पानी, वैद्य सब लेकर हम अभी उस गांव चलेंगे। राजकुमारी होने का अर्थ महल में बैठना नहीं, लोगों के बीच जाना है। मंत्री राजकुमारी की बातों पर चौंक गए। पर राजकुमारी, वो गांव दूर और असुरक्षित है, रास्ता कठिन है। राजकुमारी दृढ़ स्वर में बोली, यदि मेरे लोग कठिनाई में हैं, तो उनका रास्ता ही मेरा रास्ता है। आज मेरा गांव नहीं, पूरा जीवन आपका ऋणी हो गया। हमसे गलती हुई मनोज। हाँ मनोज, हमने तेरी अहमियत को समझने में गलती कर दी। राजकुमारी, हमें लगा था हम भुला दिए गए हैं, लेकिन आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम ये एहसान कैसे चुका पाएंगे? राज्य का कोई भी व्यक्ति भुलाया नहीं जाता। तुम सब मेरे परिवार हो, और परिवार में कोई एहसान नाम की चीज नहीं होती। तभी अचानक आकाश में बादल घिर आए और कई महीनों बाद पहली बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, राजकुमारी की जय, मनोज की जय। राजकुमारी, आज समझ आया, सच्चा राजा वो नहीं जो राज करता है, बल्कि वो जो अपने लोगों का दर्द महसूस करता है। और सच्चा नायक वो होता है जो गरीब होकर भी दूसरों के लिए खड़ा होता है, जैसे तुम मनोज। दयालुता और साहस मिलकर सबसे बड़े संकट को भी हरा सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और चमकती नदियों से घिरा एक समृद्ध राज्य था। उसका नाम था आर्यगढ़। उस राज्य के राजा थे वीरेंद्र और रानी थी सौम्या। दोनों ही बुद्धिमान, दयालु और प्रजा प्रेमी थे। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उन्हें सच्चे अर्थों में महान बना देता। एक शाम महल की ऊंची बालकनी में खड़े राजा वीरेंद्र दूर क्षितिज को देख रहे थे। सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था, पर उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी। महाराज, कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप गहरे विचारों में डूबे रहते हैं। आपकी आंखों में चिंता की लकीरें हैं। क्या कोई शत्रु राज्य पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है, या कोई मंत्री विश्वासघात कर रहा है? कृपया मुझे बताइए, आपके मन में कौन सा तूफान चल रहा है? रानी,
काश बात इतनी सरल होती। शत्रु सामने हो तो तलवार उठाई जा सकती है, पर जब शंका अपने ही मन में हो तो उससे कैसे लड़ा जाए। मैं सोचता हूं, क्या मैं सच में योग्य राजा हूं? क्या मेरी प्रजा सच में सुखी है या केवल मेरे सामने मुस्कुराती है? क्या मेरे निर्णय उनके जीवन को बेहतर बना रहे हैं या केवल दरबार की प्रशंसा तक सीमित है? रानी कुछ क्षण चुप रहीं, फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, महाराज, ये प्रश्न ही आपके महान होने का प्रमाण है। जो शासक अपने कर्तव्य पर प्रश्न नहीं करता, वो कभी सच्चा राजा नहीं बन सकता। परंतु केवल सोचने से उत्तर नहीं मिलेंगे। हमें स्वयं प्रजा के बीच जाना होगा, बिना ताज, बिना राजसी वस्त्र, बिना पहचान के। तभी हमें सच्चाई का पता चलेगा। क्या तुम सच में चाहती हो कि हम अपने राज्य में साधारण लोगों की तरह घूमें? अगर किसी ने पहचान लिया तो? अगर पहचान भी लिया तो क्या हानि, पर यदि नहीं पहचाना तो हमें वो सुनने को मिलेगा जो लोग दरबार में कभी नहीं कह पाते। सच कभी कभी सिंहासन से दूर मिलता है। ठीक है रानी, कल सुबह हम निकलेंगे। यदि मुझे अपने शासन की सच्चाई जाननी है तो मुझे महल की सुरक्षा छोड़नी ही होगी। अगले दिन दोनों साधारण वस्त्र पहनकर राज्य के गांवों की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ खेत सूखे पड़े हैं। एक युवा किसान अपने पिता से कह रहा था, पिताजी, हमने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर बारिश नहीं हुई। अगर अगले महीने भी पानी नहीं आया तो हमें अपना खेत बेचना पड़ेगा। क्या राजा को हमारी तकलीफ का अंदाजा है? राजा बुरे नहीं है बेटा, पर महल तक हमारी आवाज पहुंचती कहां है। दरबार में सब कुछ चमकता है, पर यहाँ मिट्टी सूखी है। ये सुनकर राजा का चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, भाई, अगर आपको राजा से कुछ कहना है तो आप क्या कहोगे? मैं उनसे कहूंगा कि हमें दान नहीं चाहिए, हमें अवसर चाहिए। हमें ऐसे तालाब चाहिए जो सूखे में साथ दें, ऐसी नहरें चाहिए जो खेतों तक पानी लाएं। हम मेहनत करेंगे, बस साधन चाहिए। मैंने अपने राज्य की ताकत को महल की दीवारों में समझा, पर असली ताकत तो इन खेतों में है। दोनों आगे बढ़े। एक गांव में उन्होंने देखा कि एक बीमार महिला झोपड़ी के बाहर बैठी है। उसकी छोटी बेटी पानी भरने के लिए दूर नदी पर जा रही थी। रानी ने पास जाकर पूछा, बेटा, तुम अकेले इतना दूर क्यों जा रहे हो? माँ बीमार है, अगर पानी नहीं लाऊंगी तो दवा कैसे बनेगी? गांव में कुआं सूख गया है। रानी की आंखें भर आईं। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, केवल खेत ही नहीं, लोगों का जीवन भी पानी के सहारे है। अगर यह समस्या जल्दी नहीं सुलझी तो हमारा राज्य भीतर से कमजोर हो जाएगा। महल लौटकर राजा ने तुरंत दरबार बुलाया। सभी मंत्री उपस्थित हुए। राजा ने गंभीर और ऊंचे स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें आदेश देने नहीं, सत्य बताने आया हूं। मैंने अपनी ही प्रजा को प्यासा, दुखी और परेशान देखा है। खेत सूख रहे हैं, कुएं खाली हैं और लोग पानी के लिए भटक रहे हैं, और हम यहाँ महल की सजावट में लगे हैं। क्या यही हमारा कर्तव्य है? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, आज से ये बदलेगा। हर गांव में नए तालाब बनेंगे, नहरों का निर्माण होगा, चिकित्सकों को गांव-गांव भेजा जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण, हर महीने मैं और रानी स्वयं प्रजा से मिलेंगे। महाराज, इससे राजकोष खाली हो सकता है। राजकोष प्रजा के लिए है, प्रजा राजकोष के लिए नहीं। अगर लोग सुखी नहीं हैं, तो सोने का खजाना भी व्यर्थ है। कुछ महीनों बाद पूरा राज्य बदल चुका था। खेतों में हरियाली लौट आई, तालाब पानी से भर गए और लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। एक दिन वही किसान दरबार में आया। वह इस बार साधारण नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ था। महाराज, हमें अब पता चला कि वह यात्री आप ही थे जो हमारे गांव आए थे।
आपने हमें दान नहीं दिया, आपने हमें सम्मान दिया। नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। अगर मैं तुम्हारी आवाज न सुन पाता तो मैं राजा कहलाने के योग्य नहीं था। और उस दिन से राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या केवल शासक नहीं रहे, बल्कि अपने लोगों के दिलों में सच्चे रक्षक बन गए। सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों की आवाज सुनने के लिए अपना ताज उतारने को भी तैयार हो।